welcome friends to my YouTube channel Study is Key to Success। अब तक हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर तक। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये मतलब चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हम लोग पहले एक एक करके हर एक फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इस ब्लू बॉक्स में आप थोड़ा सा नज़र डालिए। ऑल पर्सन are equal before law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of religion, caste. Every person has to access all the public places, including playground, hotels, shops. The state cannot discriminate against anyone matters of employment, but there are exceptions to this you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. अब ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब है सब लोग समान हैं, लॉ के सामने सब लोग समान हैं। वो लॉ प्रधानमंत्री के लिए भी समान है और एक आम नागरिक के लिए भी समान है। लॉ के सामने किसी की भी मेजॉरिटी या सुपीरियरिटी नहीं चलती। सब लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट है। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, कोई भी आदमी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होगा उसके रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस के हिसाब से, आधार पर। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी को सुपीरियरिटी देना, यानी कि अब आप गरीब हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं, आप वो नहीं कर सकते। कोई एकमात्र रिलीजन है, जैसे दलित हो गए, आप मंदिर में नहीं जा सकते। ये सब चीज़ें गलत हैं, इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है किसी को सुपीरियरिटी देना और किसी को किसी चीज़ करने से रोकना, लेकिन उसका राइट है वो वहीं दिया है ना, कि किसी को भी कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप उसको अलग थलग नहीं रख सकते, आप अलग व्यवहार उसके साथ नहीं कर सकते। तीसरा दिया है हर एक आदमी हर एक पब्लिक प्लेस को यूज़ कर सकता है। जैसे प्लेग्राउंड है, पार्क है, कोई भी चीज़ है, हर आदमी वहाँ पे जा सकता है, चाहे वो कोई भी कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस या फिर कोई भी जेंडर का, कोई कहीं भी जा सकता है। वो गांव का वेल हो गया, टैप हो गया, हैंडपंप, सब लोग सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब है कि आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलने का सेंस है कि आप अपने एक्सप्रेशन को बयां कर सकते हैं, आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी भारत में जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपको कोई स्टेट रोक टोक नहीं करेगी कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं आएगा, दिल्ली का आदमी बिहार में नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लॉ के अगेंस्ट होगा, अगर होगा भी तो। राइट टू फ्रीडम ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये तो पहला हो गया। कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, चाहे कोई भी कास्ट का, कोई भी कुछ भी बिजनेस कर सकता है। अगला है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये लॉ कहता है कि कोई भी चिल्ड्रेन 14 साल या उसके अंदर का है, 14 साल से कम है, तो उसको आप कोई भी काम नहीं करा सकते, उसको आप जॉब पे नहीं रख सकते, उसको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। और हर 14 साल तक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होता है। जैसे हमको बताया था ना कि कोई भी स्टेट कोई भी एम्प्लॉयमेंट की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है कि अगर ये अमीर है तो इसको आप जॉब दे दो, गरीब को जॉब मत दो। ये नहीं कर सकता है। जिसकी उसकी कैपेबिलिटी है, अगर एग्ज़ाम पास किया उसने तो उसको जॉब मिलेगी। हमारा फोर्थ है हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। आप अपने रिलीजियस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपने रिलीजन का। जैसे अगर कोई सिख चाहेगा कि मैं सिख धर्म को बढ़ाऊं तो वो गुरुद्वारा खोल सकता है। कोई हिंदू चाहेगा कि मैं अपनी हिंदुत्व को बढ़ाऊं तो वो आपका आश्रम खोल सकता है। कोई मुस्लिम चाहेगा कि मैं मुस्लिम धर्म को बढ़ाऊं तो मदरसा खोल सकता है। आप अपने एजुकेशनल राइट्स को आप अपने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, लेकिन अपने पैसे पे। इस पर गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होगी। अब सिक्स्थ एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव होता है कि मेरा फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इसमें एक पहले जब संविधान हमारा बना था तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन उसको इसलिए हटाया गया क्योंकि जब भी कोई डेवलपमेंट का काम करना होता था, जैसे कोई एक्सप्रेसवे या भी कोई रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन चाहिए तो लेकिन पहले जो फंडामेंटल राइट में एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, यानी कि आप हमारी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए अब तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसको ज़मीन तो चाहिए अगर रेलवे ट्रैक बिछाना है, ऐसे तो फिर काम रुक जाएगा। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को जो 7th था उसको हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। सेकुलरिज्म आ जाता है। सेकुलरिज्म ये है कि कोई ऐसी स्टेट जो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, वो सब धर्म के साथ समान रहती है। सब धर्म के लिए लॉ समान है, कोई अलग धर्म के लिए किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। ऐसे अगर कोई हिंदू है तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी, और कोई मुस्लिम है तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। लॉ सबके लिए है, लॉ सबको फॉलो करना है। जैसे बाइक पे हेलमेट सबको पहनना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा चेंज, कुछ चीज़ों में चेंज होता है, उसको अमेंडमेंट कहते हैं, ना कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कहते हैं। अमेंडमेंट कहते हैं उसको जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव होते हैं। एक्सरसाइजेस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? सब लोग इक्वल। अब वो इक्वल कैसे रहेंगे, किस सिचुएशन में रहेंगे, उसके लिए तो कुछ रूल्स होने चाहिए ना। जैसे कोई भी नेता अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। हमारा उसमें फंडामेंटल राइट में बताया ना कि हर लोग इक्वल हैं, चाहे कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का हो, सब लोग अपना अपनी नौकरी ले सकते हैं, किसी को भी कोई सुपेरिटी नहीं मिलेगी। ये सब रूल बने हैं, और ये रूल एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। नेपाल का हमारा दिया है। अब वहीं इसमें आपको अंतर बताना है कि पहले मोनार्की हुआ करती थी, फिर डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत आन पड़ी। 3rd क्वेश्चन था, अगर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारा अगर पावर मिसयूज़ करें तो क्या होगा। और इसमें आपको इस 4th क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कौन माइनॉरिटी में है, और आप उसमें एक माइनॉरिटी पे रीजन दीजिए। जैसे इन अ स्कूल 30 टीचर हैं, 20 मेल हैं, और ऑब्वियसली 10 फीमेल होंगी। तो फीमेल के बारे में हम ये लिखेंगे कि हर आदमी को अपना भावनाओं व्यक्त करने का राइट होता है। ये हमारा कौन से उसमें लिखा है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि आप कोई भी स्पीच अपनी दे सकती हैं, भावनाएं व्यक्त कर सकती हैं, इसलिए उनके साथ कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की जा सकती। ऐसी बुद्धिस्ट का है। वहीं हमको बताया कि कोई भी रिलीजन को आप अपना सकते हैं, उसका रिलीजन के एजुकेशनल साइट्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन किया जाएगा और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये आर्बिट्री, आइडियल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, सॉवरेन, ये सब आप ज़रूर याद करेगा। ये सब डेफिनेशन ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एज अ व्हाट इज़ आर्बिट्री, व्हाट इज़ आइडियल, ये सब पूछी जाती हैं। ये मैप है, ये भी पूछा जाएगा। ये पूछा गया है कि बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ कौन सी स्टेट्स हमारे यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।